Assalamu alaikum. I am Advocate Izzer Rizvi. I am a human rights lawyer and a gold medalist law graduate from School of Law, University of Karachi. अपनी इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसजेंडर पर्सन्स के राइट्स के हवाले से। ट्रांसजेंडर पर्सन्स के राइट्स के हवाले से डिस्कस करना, उनके राइट्स को स्पेशल लीगलाइज वे में लेकर आना, इन तमाम चीज़ों के पीछे जो रीज़न थी वो ये थी कि पहली चीज़ हमारा आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि विच इंश्योर्स द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, and it states that there shall be no any discrimination on the basis of sex only। तो चाहे वो फीमेल सेक्स हो, चाहे वो मेल सेक्स हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, दे आर द पर्सन, दे आर द ह्यूमन बीइंग, और हम बाउंड हैं कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें, उनको उनके राइट्स प्रोवाइड करें और उनके राइट्स को रिकग्नाइज किया जाए और उनके राइट्स को प्रोमोट किया जाए। जो ट्रांसजेंडर क्लास है हमारी सोसाइटी की, वो एक वल्नरेबल क्लास है हमारी सोसाइटी की, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं की जाती। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारी सोसाइटी के अंदर तो एक लॉ को बनाया गया जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 के नाम से जाना जाता है। ये एक्ट जो है होल पाकिस्तान के ऊपर एक्सटेंड करता है और इसका पर्पस ये है कि प्रोटेक्शन, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन्स। मैंने अपनी इस वीडियो को डिवाइड किया है डिफरेंट पार्ट्स में। पहले पार्ट में हम ये देखेंगे ट्रांसजेंडर, इस एक्ट के अंदर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की क्या डेफिनेशन दी गई है। सेकंड में हम ये देखेंगे उनकी लीगल आइडेंटिटी को रिकग्नाइज करना और उनको रजिस्टर्ड करना एज अ इंडिविजुअल पर्सन, उनकी लीगल आइडेंटिटी को एक स्पेशल लैंडस्केप, एक स्पेशल लीगल आइडेंटिटी देना। ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़ वो कौन से एक्ट्स है जो यूजुअली ट्रांसजेंडर पर्सन हमारी सोसाइटी के अंदर फेस कर रहे हैं, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और किया जाए। उसके बाद हम देखेंगे उनके राइट्स जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर दिस एक्ट। उसके बाद हमारे पास जो है इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म कि हम इनके राइट्स को किस तरीके से इन्फोर्स करवा सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट के ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स के राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने या उनको प्रोमोट करने के लिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के बारे में हमारे इस लॉ के अंदर क्या कहा गया है, क्या डेफिनेशन है। ये हमारे पास सेक्शन 2 क्लॉज N है जिसके अंदर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के बारे में बताया कि वो होते क्या हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन्स को यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला ट्रांसजेंडर पर्सन जो है वो है इंटरसेक्स, जिसे हम कहते हैं खुंसा। ये जो होता है वो मिक्सचर होता है बोथ मेल और फीमेल जेनिटल फीचर्स का, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा बंदा जिसके अंदर जिसकी जेंडर आइडेंटिटी में किसी किस्म का कोई एम्बिग्विटी पाई जाए। ठीक है, दूसरा हमारे पास है यूनिक। यूनिक वो होता है जिसको असाइन तो किया गया होता है एट द टाइम ऑफ हिज हर बर्थ, इसकी एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ कि वो बंदा जो है वो एक मेल है, लेकिन ड्यू टू द जेनिटल एक्ससिजन या फिर कैस्ट्रेशन उसका जेंडर चेंज हो जाता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन या ख्वाजा सरा, या जैसे कि हम ये कह सकते हैं कोई भी ऐसा बंदा जिसकी जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर एक्सप्रेशन वो डिफ़र हो उस वाली से जो कि कल्चरल नॉर्म्स और कल्चरल जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उससे, और वो जो उसको एट द टाइम ऑफ इस बर्थ दी गई थी उससे मुख्तलिफ है जो कि कल्चरल नॉर्म्स है उनके मुकाबले में। किस बेसिस पर? जेंडर आइडेंटिटी उसकी या जेंडर एक्सप्रेशन। ये जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन को फर्दर डिफाइन किया गया है इसी लॉ के अंदर कि जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर एक्सप्रेशन है क्या। जेंडर एक्सप्रेशन मतलब ये है कि इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, या तो पर्सन की अपनी प्रेजेंटेशन के जेंडर आइडेंटिटी के बेस के ऊपर, ठीक है, या फिर दूसरे जो परसीव कर रहे हैं, परसीव बाय अदर्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पर्सन की अपनी प्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, तो वो जेंडर आइडेंटिटी पर्सन की अपनी वो किस तरीके से, ये उसका जो हमारे पास मौजूद है क्लॉज F सेक्शन 2 का, उसमें ये कहा गया है जेंडर आइडेंटिटी मतलब पर्सन्स इनर मोस्ट एंड इंडिविजुअल सेंस, उसका अपना वो खुद क्या समझ रहा है अपने बारे में। ठीक है, एज अ मेल वो मेल समझ रहा है, या वो फीमेल समझ रहा है, या मिक्सचर ऑफ बोथ समझ रहा है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं समझ रहा है, उसकी अपनी क्या है।
चाहे वो उसको बर्थ के टाइम पर वो आइडेंटिटी दी गई थी वो भी उससे भी मैच कर सकता है, या ज़रूरी नहीं है कि वो उससे मैच करे। ठीक है, तो ये थी ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन। एक जो एम्बिगस स्कोप था, इसको बिल्कुल उसको एम्बिग्विटी को ख़त्म करके एक हमारे पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी गई कि ये तमाम कैटेगरीज हैं जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के अंदर आती हैं। उसके बाद वो एक्ट्स हैं जो हमारी ट्रांसजेंडर जो क्लास है उसको फेस करना पड़ रहा है सोसाइटी में। पहला है हैरेसमेंट, दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन और तीसरा है बेगरी। तो हमारे पास अगर देखें डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए, ये सेक्शन 4 के अंदर हमारे पास मौजूद है कि किस किस्म के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं इनके साथ। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, या तो डिनायल होगा, या तो उनकी डिसकंटिन्यूएशन होगी किसी राइट की, या किसी किस्म का अनफेयर ट्रीटमेंट होगा। वो चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, किसी ऑक्यूपेशन में हो, किसी ट्रेड में हो, किसी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मैटर्स के अंदर हो, किसी जो है उनके हेल्थ केयर सेक्टर्स के अंदर उनके साथ हो रहा हो, या किसी पब्लिक यूज़ में होने वाली जो आम तौर पर कल्चरल या कस्टमरली अवेलेबल होती हैं पब्लिक को, उन तमाम चीज़ों में एक्सेस से उनको रोका जा रहा हो, उनकी एक्सेस प्रोविजन या इन्जॉयमेंट से उनके लिए डिनायल हो, या उनके साथ उस चीज़ में कोई अनफेयर ट्रीटमेंट हो, या डिसकंटिन्यूएशन हो रही है इस बेसिस पर कि वो ट्रांसजेंडर क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पब्लिक प्लेसेस हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना, या राइट टू मूवमेंट, उनके राइट को अफेक्ट किया जा रहा हो, वायलेट किया जा रहा हो। ठीक है, या किसी भी किस्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड करना या मूवेबल प्रॉपर्टी को लेना, सेल, परचेज, रेंट, इनहेरिटेंस, ये तमाम उनके राइट्स, उसमें किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, या कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करने में या प्राइवेट ऑफिस होल्ड करने में, या इवन अगर वो किसी केयर यूनिट में या कस्टडी में किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के मौजूद है, वहाँ पर उनके साथ किसी किस्म का ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, तो ये तमाम चीज़ें डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट के अंदर कंसीडर की जाएंगी और इन बेसिस के ऊपर कंप्लेंट भी फाइल की जा सकती है। दूसरा जो चीज़ इसके अंदर डिस्कस की गई है वो हैरेसमेंट। हैरेसमेंट हमारे पास सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर बताया गया है। इसमें कहा है कि ये हैरेसमेंट सेक्सुअल नेचर की भी होगी, फिजिकल की भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, या साइकोलॉजिकल नेचर की भी। पर्पस इसका क्या होगा, किसी भी किस्म का कोई अनवेलकम सेक्सुअल एडवांटेज, या फिर रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, या कोई रिटन या कोई ओरल कम्युनिकेशन जो कि सेक्स रिलेटेड हो, सेक्सुअल नेचर की हो ऐसी, और इसके ज़रिए से उनको ये चीज़ें हासिल करने के लिए उनके ऊपर एक एग्रेसिव प्रेशर डाला जा रहा हो या इंटिमिडेशन हो रही हो, ताकि इस किस्म की उनसे फेवर्स लिए जा सकें। ठीक है, और इसकी वजह से उनके क्या क्या चीज़ें फेस कर रही हैं, इंटरफेरेंस विद देयर लिविंग, इंटरफेरेंस विद देयर मोबिलिटी, इंटरफेयर्स विद देयर वर्क परफॉर्मेंस। और ये वर्क परफॉर्मेंस क्या होती है, किसी भी किस्म की इंटिमिडेटिंग, होस्टाइल एंड ऑफेंसिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना उनके लिए। और इवन अगर वो ऐसी चीज़ को किसी उनकी रिक्वेस्ट को निगलेक्ट कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, या फिर और वो उस पर कंप्लेन करते हैं, तो फिर उनको पनिश किया जाना कि वो ऐसी कंप्लेन ना करें। तो ये तमाम चीज़ें हैरेसमेंट के अंडर आ गई। और इस किस्म की हैरेसमेंट की कंप्लेन जो है वो भी हमारे पास की जा सकती है अंडर सेक्शन 5। ऐसी हैरेसमेंट को प्रोहिबिट किया गया है, और ये हैरेसमेंट जो है विद इन एंड आउटसाइड होम दोनों में की जा सकती है। ठीक है, ये हमारे पास हैरेसमेंट एक्ट है। उसके बाद एक और चीज़ जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फेस कर रही है वो है बेगरी रिलेटेड मैटर्स। उसके लिए एक स्पेशल ऑफेंस को बनाते हुए इसके अंदर मेंशन किया है, वो सेक्शन 17 है हमारे इसी एक्ट का, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी ट्रांसजेंडर पर्सन को एम्प्लॉय करता है या उसको कंपेल करता है या उसको इस्तेमाल करता है किस पर्पस के लिए, बेगरी के पर्पस के लिए, तो उसकी सज़ा 6 साल कैद होगी, या फिर उसको जो 50,000 रुपीज़ फाइन उसके ऊपर इम्पोज किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डिफरेंट राइट्स हैं। जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की बात की गई है हमारे पास, वो हमारे पास सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 16 तक मौजूद हैं। ठीक है, जैसे राइट टू इनहेरिटेंस है हमारे पास, या फिर राइट टू एजुकेशन 25A के अंदर हमारे पास मौजूद है। उसके बाद है हमारे पास इनका राइट टू क्या कहते हैं एजुकेशन हो गया 25A जैसे हमारे पास मौजूद है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट हो गया जो कि आर्टिकल 18 के लिहाज से हमारे पास गारंटीड है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान।
राइट टू वोट है। अच्छा, राइट टू वोट में ये कहा गया है कि जेंडर स्पेसिफिक अगर पोलिंग बूथ है उस बेसिस पर अगर उनको मना किया जा रहा है कि भाई अगर आपका CNIC में मेल के तौर पर रजिस्टर्ड है तो आप मेल पोलिंग बूथ में ही जाएंगे, वो उस एंड टाइम पर ये मना नहीं कर सकते कि नहीं हम उसमें नहीं जाएंगे, हम फीमेल में जाएंगे, इस तरह नहीं हो सकता। तो इस बेसिस पर अगर कोई ऐसा एक्ट होता है तो उसको प्रोहिबिटेड नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही उसी सेक्स के बेस पर है। ठीक है, दूसरा ये हमारे पास है राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं वो। राइट टू हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज जो है वो हासिल कर सकते हैं। राइट टू असेंबली जो कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। राइट टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस में 26 आर्टिकल वो हो गया हमारे पास। उसके अलावा वो तमाम राइट्स जो कि चैप्टर 1 पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं, उनके ऊपर फोकस किया गया है। उसके बाद अगर हम देखें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर हमने इन तमाम राइट्स के अंदर जो देखा वो एक इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर। ये इनहेरिटेंस जो थी इनकी एक एम्बिग्यूटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। कुछ किस्म के फेज जो थे वो कुछ कहते थे कि इनका इनहेरिटेंस का राइट्स इस तरह बनना चाहिए, जो ट्रांसजेंडर पर्सन है इनका इस तरह बनना चाहिए। तो एक एम्बिग्यूटी को ख़त्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया मेथड कि इस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन इनहेरिटेंस की होगी। ठीक है, उनको किसी तरह डिप्राइव नहीं किया जाएगा। अगर उनके CNIC में मेल लिखा हुआ है ट्रांसजेंडर के तो उनको मेल के लिहाज से मिलेगी, अगर फीमेल लिखा हुआ है तो उनको फीमेल के लिहाज से इनहेरिटेंस मिलेगी। लेकिन अगर वो किसी किस्म की एम्बिग्यूटी है या मेल और फीमेल दोनों हैं करेक्टरिस्टिक्स, तो उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी। पहली चीज़, अगर वो 18 ईयर्स का होता है, ठीक है, तो उसकी पर्सन की सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर एक्सप्रेशन, उस बंदे की सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी क्या है। अगर वो कहते हैं वो मेल है तो उसको मेल के लिहाज से दिया जाएगा। अगर सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी उसकी ये है कि वो फीमेल है तो उसको फीमेल के लिहाज से दिया जाएगा। और अगर ये होता है कि उसके 18 ईयर्स के बाद उसकी जेंडर आइडेंटिटी ना वो अपने आप को मेल करते या फिर ब्लेंड ऑफ बोथ या फिर नीदर मेल नॉर फीमेल इस तरह से कंसीडर करते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर मेल और फीमेल का जो हिस्सा बनता है उन दोनों का एवरेज निकाला जाएगा और वो उस ट्रांसजेंडर पर्सन को दिया जाएगा। इन केस अगर वो बंदा बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है, अब उस कंडीशन में उसके राइट्स को किस तरीके से दिया जाएगा इनहेरिटेंस का, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। अब वो होते हैं, वो देखेंगे प्रीडोमिनेंट क्या है। अगर वो मेल है तो उसको मेल देंगे, फीमेल है तो फीमेल फीचर्स होंगे, मिक्सचर ऑफ बोथ है तो फिर वही एवरेज निकाल के दिया जाएगा। इसमें मेडिकल ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की बात की जाएगी। ये हमारे पास सेक्शन 18 है जिसमें ये कहा गया है, सेक्शन 18 में अगर कोई PPC पाकिस्तान पीनल कोड से रिलेटेड ऑफेंस आ रहे हैं तो हम कहाँ पर जाएंगे, PPC को फॉलो करेंगे, या फिर अगर CRPC है मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को फॉलो किया जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई सिविल मैटर आ जाता है, हम राइट वायलेशन हो रही है तो हम CPC के लिहाज से लेंगे, एक स्पेशल क्लॉज इस एक्ट में से डाल दी जाएगी और फिर स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा राइट होता है जो इन तमाम के अलावा भी होता है, अगर किसी ट्रांसजेंडर पर्सन को लगता है उसके राइट की वायलेशन हो रही है, उसको हैरेस किया जा रहा है, उसकी डिग्निटी वायलेट हो रही है, कुछ भी इस तरह से, तो उसके पास ये राइट मौजूद है। 3 किस्म के उसके पास फोरम्स मौजूद हैं। या तो वो फेडरल ऑम्बड्सपर्सन के पास जाएगा, या तो वो जो है नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ विमेन के पास कंप्लेंट फाइल करेगा, या फिर वो नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स उसको अपनी कंप्लेंट फाइल करे। ये 3 मेन फोरम्स उसको प्रोवाइडेड हैं इस एक्ट के लिहाज से। उसके बाद है हमारे पास 5th नंबर पे कि गवर्नमेंट की क्या ऑब्लिगेशंस हैं। ये हमारे पास सेक्शन 6 है जिसमें गवर्नमेंट को ऑब्लाइज किया गया है कि उसको क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, लेना है इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके राइट्स के लिए। ठीक है, इनकी पहली चीज़ प्रोटेक्शन सेंटर, सेफ हाउसेज ये सब बनाएंगे, सेपरेट प्रिजन्स और जेल होंगी उनके लिए, जैसे मेल है फीमेल है सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के अलग होने चाहिए। इसी तरीके से जो है अवेयरनेस क्लिनिक वगैरह जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, उन तमाम को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी कि उनको एज ए ट्रांसजेंडर पर्सन को एक नॉर्मल पर्सन के तौर पर एक्सेप्ट किया जाए, उनके राइट्स क्या हैं, किस तरह से कंसीडर किया जाए,
उस तरह से उनके अवेयरनेस क्लिनिक्स होनी चाहिए। उसके अलावा ऐसे राइट्स की प्रमोशन के लिए, उनके राइट्स की प्रमोशन के लिए जो कि हमारे किसी भी किस्म के ह्यूमन राइट्स के ऊपर, अगर हम वल्नरेबल सोसाइटी की किसी भी किस्म के अपलिफ्ट के लिए काम करते हैं, तो हम लोग 4 एरियाज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं: प्रोटेक्शन, प्रोविजन और उनकी प्रमोशन और फिर रिकॉग्निशन। ठीक है, हमने देखा रिकॉग्निशन भी इसके अंदर मौजूद थी, प्रोटेक्शन भी मौजूद थी, प्रिवेंशन भी मौजूद थी, अब है प्रमोशन। प्रोविजन भी मौजूद थी, अब है प्रमोशन के लिए इसके अंदर एक स्पेशल क्लॉज है, डी क्लॉज नंबर डी है सेक्शन 6 का, कि स्पेशल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे जिसमें फैसिलिटेट किया जाएगा और ताकि प्रमोट किया जाए लिवलीहुड ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन को। इसके अंदर हमारी आम पब्लिक को भी जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग जो होंगी। उसके अलावा जो है हमारे पास ट्रांसजेंडर पर्सन्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनकरेज किया जाएगा ट्रांसजेंडर पर्सन्स को, ताकि उनको रिहेबिलिटेट किस तरह करें, उनको इनकरेज किया। सोशल और नेशनल लाइफ जो उसमें सोशल इकोनॉमिक उनका जो रोल है उसमें किसी किस्म की कोई हिंड्रेंसेस ना हो उनके जेंडर की बेसिस के ऊपर, इसके ऊपर फोकस होगा। ठीक है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें अगर हमने देखी, अभी हमने इस लॉ के अंदर देखा, ये तमाम चीज़ें प्रोटेक्ट की गई हैं, उनकी प्रोवाइड की गई हैं, प्रोमोट की गई हैं। लेकिन अब अगर हम देखते हैं हमारी जो इस लॉ के अंदर भी अभी भी कुछ लैक्यूनाज मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये देखा यहाँ पर जो मुझे एक बहुत बड़ा लैक्यूना नज़र आया कि यहाँ पर एक बैगरी रिलेटेड मैटर है, जबकि यहाँ पर सिर्फ बैगरी नहीं होनी चाहिए, हर वो एक्ट जो कि डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट का बाइस बन रहा हो उसको ऑफेंस में शामिल करना चाहिए। जहाँ भी उनको लगता है कि उनकी डिग्निटी वायलेट हो रही है ट्रांसजेंडर पर्सन्स की, उन तमाम एक्ट्स को इसके अंदर शामिल करना चाहिए। ठीक है। तो डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट उनके साथ जो भी हो उसको इस ऑफेंस में डालें, स्पेशल क्लॉज, और उसकी पेनल्टी ज़्यादा रखनी चाहिए। ठीक है। दूसरा ये, क्योंकि यही चीज़ है जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। ठीक है। डिग्निटी वायलेट होना, उनकी डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट होना बिफोर द सोसाइटी। ठीक है। तो ये चीज़ उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। ठीक है, हम रिहेबिलिटेशन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जो वो करते हैं। तो पेनल्टी जब इम्पोज की जाएगी इस चीज़ के ऊपर तो लोग इस चीज़ से रुकेंगे। दूसरा ये है, एक और चीज़ यहाँ पर हमने देखा कि कंप्लेनेंट कौन है। कंप्लेनेंट में यहाँ पर ये लिखा हुआ है ओनली द ट्रांसजेंडर पर्सन कैन मेक हिज कंप्लेन। ठीक है। मतलब जो एग्रीव पर्सन है। लेकिन अगर हम देखें कि ट्रांसजेंडर पर्सन बहुत सी मौक़ों पर आगे बढ़ने से जो हमारे विक्टिम होते हैं, सर्वाइवर्स होते हैं, वो आगे बढ़ने से रुक जाते हैं डिफरेंट हर्डल्स की वजह से। सोशल हर्डल्स हो गए, लीगल हर्डल्स हो गए। तो हमारे पास हर वो बंदा जो कि एक्वेंट है कि ऐसा एक्ट हुआ है, कहीं राइट्स की वायलेशन हुई है, कहीं उनके साथ जो है बुरा ट्रीट किया गया है, तो वो बंदा जो एक्वेंट है इन तमाम स्टोरी से, वो जाके कंप्लेन करता होना चाहिए। तो ये दो मुझे जहाँ तक लगे कि इस लॉ के अंदर लैक्यूनाज है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।